चैप्टर 13। एक और जटिलता। उस रात जब मैं बेला के कमरे में वापस आया तो मुझे हमेशा की तरह अपराधबोध महसूस नहीं हुआ, हालांकि मुझे पता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगा कि यह सही कदम था, एकमात्र सही काम जो किया जाना चाहिए। मैं वहां अपना गला जितना संभव हो सके जलाने के लिए गया था। मैं खुद को उसकी गंध को अनदेखा करने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। ये पूरा किया जा सकता था। मैं इसे हमारे बीच एक कठिनाई नहीं बनने दूंगा। कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन मुझे पता था कि इससे मदद मिलेगी। अभ्यास करो, दर्द को गले लगाओ, उसे सबसे मजबूत प्रतिक्रिया बनने दो। खुद से इच्छा के तत्व को पूरी तरह से खत्म करो। बेला के सपनों में कोई शांति नहीं थी, और मुझे भी कोई शांति नहीं थी। उसे बेचैनी से तड़पते हुए देखना और बार बार मेरा नाम फुसफुसाते हुए सुनना। शारीरिक खिंचाव, अंधेरे कक्षा से वह जबरदस्त रसायन यहाँ उसके रात के अंधेरे बेडरूम में और भी मजबूत था। हालांकि उसे मेरी उपस्थिति का एहसास नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह भी इसे महसूस कर रही थी। वह एक से ज्यादा बार खुद को जगाती रही। पहली बार उसने अपनी आंखें नहीं खोली, उसने सिर्फ अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया और करा उठी। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, दूसरा मौका जिसका मैं हकदार नहीं था, क्योंकि मैंने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया और जैसा मुझे करना चाहिए था वैसा नहीं छोड़ा। इसके बजाय मैं कमरे के सबसे दूर के अंधेरे कोने में फर्श पर बैठ गया और भरोसा किया कि उसकी मानवीय आंखें मुझे यहाँ नहीं देख पाएंगी। उसने मुझे नहीं पकड़ा, यहाँ तक कि जब वो उठी और पानी का गिलास लेने के लिए बाथरूम की ओर भागी, तब भी नहीं। वो गुस्से से हिल रही थी, शायद इस बात से निराश थी कि उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। मैं चाहता था कि मैं कुछ कर सकूं, जैसे कि पहले अलमारी से गर्म कंबल लेकर करता था। लेकिन मैं सिर्फ जलता हुआ देख सकता था, उसके लिए बेकार। जब वो अंततः स्वप्नहीन बेहोशी में डूब गई तो मुझे राहत मिली। मैं पेड़ों के बीच था जब आसमान का रंग काले से धूसर हो गया। मैंने अपनी सांस रोक ली, इस बार उसकी खुशबू को बाहर न जाने देने के लिए। मैंने सुबह की शुद्ध हवा को अपने गले के दर्द को मिटाने नहीं दिया। मैंने ब्रेकफास्ट विद चार्ली को सुना, उसके विचारों में शब्दों को खोजने के लिए फिर से संघर्ष किया। ये दिलचस्प था कि मैं उसके द्वारा कहे गए शब्दों के पीछे के कारणों का अनुमान लगा सकता था, लगभग उसके इरादों को महसूस कर सकता था, लेकिन वे कभी भी पूरे वाक्यों में नहीं बदल पाए जिस तरह से बाकी सभी के विचार थे। मैंने पाया कि मैं चाहता था कि उसके माता पिता अभी भी जीवित होते। इस आनुवंशिक विशेषता का और पीछे पता लगाना दिलचस्प होगा। उनके अस्पष्ट विचारों और उनके बोले गए शब्दों का संयोजन मेरे लिए आज सुबह उनकी सामान्य मानसिकता को समझने के लिए पर्याप्त था। वह बेला के बारे में शारीरिक और भावनात्मक रूप से चिंतित थे। वह बेला के सिएटल में अकेले घूमने के विचार से भी उतना ही चिंतित था जितना मैं था, बस इतना ही कि वह इतनी पागलपन भरी तरह से नहीं घूम सकता था। फिर भी उसकी जानकारी मेरी जितनी अद्यतित नहीं थी, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हाल ही में वह कितनी बार मुश्किलों का सामना कर चुकी है। उसने बहुत सावधानी से उसे जवाब दिया, लेकिन तकनीकी रूप से यह झूठ नहीं था। जाहिर है कि वह उसे अपनी योजना में बदलाव के बारे में बताने की योजना नहीं बना रही थी, या मेरे बारे में भी नहीं। चार्ली को इस बात की भी चिंता थी कि वह शनिवार को डांस में नहीं जा रही थी। क्या वह इस बात से निराश थी? क्या वह खुद को ठुकराया हुआ महसूस कर रही थी? क्या स्कूल के लड़के उसके साथ क्रूरता कर रहे थे? वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह उदास नहीं दिख रही थी, लेकिन उसे संदेह था कि वह उससे कुछ भी नकारात्मक बात छिपाएगी। उसने दिन में उसकी मां को फोन करके सलाह मांगने का निश्चय किया। कम से कम मुझे तो यही लगा कि वो यही सोच रहा था। हो सकता है कि मैंने कुछ हिस्सों को गलत समझ लिया हो। मैंने अपनी कार वापस ले ली, जबकि चार्ली ने अपनी कार लोड की। जैसे ही वह कोने के आसपास से गुजरा, मैं इंतजार करने के लिए ड्राइववे में रुक गया। मैंने उसकी खिड़की में पर्दा हिलते देखा, फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसके लड़खड़ाते कदमों की आवाज़ सुनी। मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा, बजाय इसके कि मैं बाहर निकलकर उसके लिए दरवाज़ा पकड़ूं, जैसा कि
मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि देखना ज्यादा जरूरी है। उसने कभी वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा मैंने उम्मीद की थी, और मुझे सही ढंग से अनुमान लगाने में सक्षम होने की जरूरत थी। मुझे उसका अध्ययन करने की जरूरत थी, ये जानने की कि जब उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है तो वह किस तरह से आगे बढ़ती है। उसकी मंशा का अनुमान लगाने की कोशिश करने की जरूरत थी। वह कार के बाहर एक पल के लिए झिझकी, फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ अंदर आ गई। मुझे लगा कि वह थोड़ी शर्मीली है। उसने आज गहरे रंग का कॉफी रंग का टर्टलनेक पहना था। ये टाइट नहीं था, लेकिन फिर भी उसके आकार के हिसाब से फिट था, और मुझे वह बदसूरत स्वेटर याद नहीं आया। ये सुरक्षित था। यह उसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में था, लेकिन मैं अचानक अपनी प्रतिक्रियाओं से अभिभूत हो गया। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के सिर पर लटकी हुई हर चीज के बावजूद मैं इतनी शांति कैसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ रहना दर्द और चिंता का एक मारक था। मैंने अपनी नाक से गहरी सांस ली, किसी तरह का दर्द नहीं था, और मुस्कुरा दी। शुभ प्रभात, तुम कैसे हो? उसकी बेचैन रात का सबूत उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसकी पारदर्शी त्वचा कुछ भी नहीं छिपा रही थी, लेकिन मुझे पता था कि वह शिकायत नहीं करेगी। अच्छा, धन्यवाद, उसने फिर मुस्कुराकर कहा। तुम थके हुए लग रहे हो। वह झुकी, अपने बालों को चेहरे के चारों ओर हिलाते हुए, जो आदतन हरकत लग रही थी। इससे उसका बायां गाल छिप गया। मैं सो नहीं पाई। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। वह हंसने लगी और मैंने उसकी खुशी की आवाज सुनी। मुझे लगता है कि यह सही है, उसने कहा। मुझे लगता है कि मैंने तुमसे थोड़ा ज्यादा सोया है। मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। उसने अपने बालों के पीछे से मेरी ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। मैंने उसे पहचान लिया। उत्सुकता से बोली, तो तुमने कल रात क्या किया? मैं धीरे से हंसा। मुझे खुशी हुई कि मेरे पास उससे झूठ न बोलने का बहाना था। कोई मौका नहीं, आज मेरा सवाल पूछने का दिन है। उसकी भौहों के बीच छोटा सा निशान उभर आया। ओह, ये सही है। तुम क्या जानना चाहते हो? उसका लहजा थोड़ा संदेहपूर्ण था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि मेरी कोई वास्तविक दिलचस्पी है। ऐसा लग रहा था कि उसे पता ही नहीं था कि मैं कितना उत्सुक था। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो मुझे नहीं पता थीं। मैंने धीरे धीरे शुरुआत करने का फैसला किया। आपका पसंदीदा रंग क्या है? उसने मेरी दिलचस्पी के स्तर पर संदेह करते हुए अपनी आंखें घुमाईं। ये दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। आज आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? उसने एक पल के लिए सोचा, शायद भूरा। मैंने मान लिया कि वह मेरा मजाक उड़ा रही है, और मेरी आवाज भी उसके व्यंग्य से मेल खाने लगी। ब्राउन, जरूर, उसने कहा, और फिर वह अप्रत्याशित रूप से रक्षात्मक हो गई। शायद मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। उसे कभी भी निर्णय पसंद नहीं थे। ब्राउन है गर्म। मुझे भूरे रंग की याद आती है। हर वह चीज जो भूरे रंग की होनी चाहिए, पेड़ के तने, चट्टानें, मिट्टी, यहाँ सब कुछ मुलायम हरे रंग की चीजों से ढका हुआ है। उसकी आवाज में पिछली रात की उसकी नींद की शिकायत की आवाज याद आ गई। क्या उसका मतलब बहुत हरा था? मैंने उसे घूरते हुए सोचा कि वो कितनी सही थी। ईमानदारी से, अब उसकी आंखों में देखते हुए, मुझे एहसास हुआ कि भूरा रंग मेरा भी पसंदीदा है। मैं इससे ज्यादा खूबसूरत किसी रंग की कल्पना नहीं कर सकता। तुम सही हो, मैंने उससे कहा। ब्राउन गर्म है। वह थोड़ा शर्माने लगी और अनजाने में अपने बालों में और गहराई में चली गई। सावधानी से, किसी भी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के लिए खुद को तैयार करते हुए, मैंने उसके बालों को उसके कंधे के पीछे कर दिया ताकि मैं फिर से उसके चेहरे पर पूरी तरह से पहुंच सकूं। एकमात्र प्रतिक्रिया उसकी हृदय गति में अचानक वृद्धि थी। मैं स्कूल के पार्किंग क्षेत्र में मुड़ा और अपनी सामान्य जगह के बगल में पार्क किया। रोसेली ने वह जगह ले ली थी। इस समय आपके सीडी प्लेयर में कौन सा संगीत चल रहा है? मैंने इग्निशन से चाबियां घुमाते हुए पूछा। जब वह सो रही होती थी, तो मैं कभी भी खुद को उसके इतने करीब नहीं मानता था, और उस अनजान ने मेरा मजाक उड़ाया। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो याद करने की कोशिश कर रही थी। ओह, ठीक है, उसने कहा, ये लिंकिन पार्क है।
हाइब्रिड थ्योरी, वो नहीं जो मैं उम्मीद कर रहा था। जैसे ही मैंने अपनी कार के म्यूजिक कैश से वही सीडी निकाली, मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि यह एल्बम उसके लिए क्या मायने रखता है। यह उसके किसी भी मूड से मेल नहीं खाता था जो मैंने देखा था, लेकिन फिर बहुत कुछ ऐसा था जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। डेबुसी इस पर क्या कहेंगे? मैंने सोचा। वो कवा को घूरती रही और मैं उसके हाव भाव समझ नहीं सका। आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? वह बुदबुदाई, अभी भी कवा आर्ट को देख रही थी। तुम्हारे साथ, मुझे लगता है। मैंने जल्दी से सारे बोलों पर विचार किया। वही क्यों? वह थोड़ा मुस्कुराए और कंधे उचका दिए। मुझे यकीन नहीं है। खैर, इससे ज्यादा मदद नहीं मिली। आपकी पसंदीदा फिल्म? वो कुछ क्षण तक अपने उत्तर के बारे में सोचती रही। मुझे यकीन नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही चुन सकता हूँ। फिर पसंदीदा फिल्में? कार से उतरते हुए उसने सिर हिलाया। निश्चित रूप से प्राइड एंड प्रेजुडिस, कॉलिन फर्थ के साथ 6 घंटे की फिल्म। वर्टिगो और मोंटी पायथन और पवित्रा ग्रेल और भी बहुत कुछ है। लेकिन मैं खाली हूँ। जब भी तुम्हें उनके बारे में याद आए, मुझे बताओ, मैंने सुझाव दिया जब हम उसकी अंग्रेजी कक्षा की ओर चल पड़े। जब तुम इस बारे में सोचो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी पसंदीदा खुशबू कौन सी है? लवेंडर या शायद साफ कपड़े। वह सीधे सामने देख रही थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक सेकंड के लिए मेरी ओर मुड़ गई और उसके गाल पर हल्का गुलाबी रंग छा गया। क्या और भी कुछ था? मैंने पूछा और सोचा कि उस नज़र का क्या मतलब था। नहीं, बस वो। मुझे यकीन नहीं था कि वो इतने सरल प्रश्न के उत्तर में कुछ हिस्सा क्यों छोड़ देगी, लेकिन मुझे लगा कि उसने ऐसा किया है। आपको कौन सी कैंडी सबसे ज्यादा पसंद है? इस पर वह बहुत दृढ़ निश्चयी थी। ब्लैक लिकोरिस और सोर पैच किड्स। मैं उसके उत्साह को देखकर मुस्कुराया। अब हम उसकी कक्षा में थे, लेकिन वह दरवाजे पर ही झिझक रही थी। मुझे भी उससे अलग होने की कोई जल्दी नहीं थी। आप सबसे अधिक कहाँ घूमना पसंद करेगी? मैंने पूछा। मुझे लगा कि वो मुझे कॉमिक कॉन के बारे में नहीं बताएगी। उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थीं। कक्षा के अंदर, मिस्टर मेसन कक्षा का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ कर रहे थे। वह देर होने वाली थी। मैंने सुझाव दिया, इसके बारे में सोचो और दोपहर के भोजन के समय मुझे अपना उत्तर दो। वह मुस्कुराए और दरवाजे की ओर बढ़ी, फिर मुड़कर मेरी ओर देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसकी आंखों के बीच वी का निशान उभर आया। मैं उससे पूछ सकता था कि वो क्या सोच रही थी, लेकिन इससे उसे देरी हो जाती, संभवतः वह मुसीबत में पड़ जाती। और मुझे लगा कि मैं जानता हूँ। कम से कम, मुझे पता था कि हम दोनों के बीच उस दरवाजे को बंद होने देने पर मुझे कैसा महसूस हो रहा था। मैंने खुद को प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। जैसे ही मिस्टर मेसन ने व्याख्यान देना शुरू किया, वह अंदर भाग गई। मैं जल्दी से अपनी कक्षा में चला गया, ये जानते हुए कि मैं फिर से अपने आसपास की हर चीज़ को अनदेखा करते हुए दिन बिताऊंगा। हालांकि, मैं निराश था, क्योंकि उसकी किसी भी सुबह की कक्षा में कोई भी उससे बात नहीं करता था, इसलिए सीखने के लिए कुछ भी नया नहीं था। बस उसकी खाली जगह में घूरने की झलक, उसकी अभिव्यक्ति अमूर्त थी। मैं उसे अपनी आंखों से दोबारा देखने के लिए इंतजार करता रहा और समय बीतता गया। जब वह अपनी त्रिकोणमिति कक्षा से बाहर निकली, तो मैं पहले से ही अपनी जगह पर उसका इंतजार कर रहा था। अन्य छात्र उसे घूर रहे थे और अटकलें लगा रहे थे, लेकिन बेला बस जल्दी से आगे बढ़ गई। मुझे एक मुस्कान के साथ, ब्यूटी एंड द बीस्ट, उसने घोषणा की, और द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। मुझे पता है कि यह हर किसी की पसंदीदा है, लेकिन उसने कंधे उचका दिए। अच्छे कारण से, मैंने उसे आश्वस्त किया। हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। मुझे पहले से ही यह स्वाभाविक लग रहा था कि मैं अपने कदम छोटे कर लूं, अपना सिर नीचे कर लूं ताकि वह उसके करीब आ जाए। क्या आपने मेरे यात्रा संबंधी प्रश्न के बारे में सोचा? हाँ, मुझे लगता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स, आप जानते हैं। लेकिन मैं न्यूयॉर्क भी देखना चाहती हूँ।
मैं कभी किसी बड़े शहर में नहीं गई हूँ जो ज्यादातर खड़ी हो, सिर्फ एले और फीनिक्स जैसी फैली हुई जगहें। मैं टैक्सी बुक करके देखना चाहूंगी। वह हंसी। और फिर अगर मैं कहीं जा सकती हूँ तो मैं इंग्लैंड जाना चाहूंगी। वो सब कुछ देखना चाहूंगी जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। इससे मुझे जांच का अगला रास्ता अपनाने का मौका मिला, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पूरी तरह से जांच कर लेना चाहता था। मुझे अपनी पसंदीदा जगहें बताओ जहां तुम पहले जा चुके हो। मुझे सांता मोनिका पिया पसंद आया। मेरी माँ ने कहा कि मोंटेरे बेहतर था, लेकिन हम कभी तट पर इतनी दूर नहीं गए। हम ज्यादातर एरिज़ोना में ही रहे। हमारे पास यात्रा के लिए ज्यादा समय नहीं था और वह अपना सारा समय कार में बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जो भूतिया मानी जाती थी। जेरोम, डोम्स, लगभग कोई भी भूतहा शहर। हमने कभी कोई भूत नहीं देखा, लेकिन उसने कहा कि यह मेरी गलती थी। मैं बहुत ज्यादा संशयी थी। मैंने उन सभी को डराकर भगा दिया। वह फिर से हंसी। उसे रेन फेयर बहुत पसंद है। हम हर साल गोल्ड कैनियन में जाते हैं। खैर, मुझे लगता है कि मैं इस साल इसे मिस कर गई। एक बार हमने साल्ट नदी में जंगली घोड़ों को देखा। वह बहुत बढ़िया था। आप घर से सबसे दूर कहाँ गए हैं? मैंने पूछा, थोड़ा चिंतित होते हुए। यहाँ, मुझे लगता है, उसने कहा। फीनिक्स से सबसे दूर उत्तर में, वैसे भी। सबसे दूर पूर्व में अल्बुकर्क, लेकिन मैं तब बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं। सबसे दूर पश्चिम में शायद लापुश का समुद्र तट होगा। वह अचानक चुप हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह लापुश की अपनी पिछली यात्रा और वहां उसने जो कुछ भी देखा था, उसके बारे में सोच रही थी। हम इस समय कैफेटेरिया की लाइन में थे, और उसने हर चीज खरीदने के लिए मेरा इंतजार करने के बजाय जल्दी से वह चुन लिया जो उसे चाहिए था। वो खुद के लिए भुगतान करने में भी तेज थी। आपने कभी देश नहीं छोड़ा? जब हम अपनी खाली टेबल पर पहुंचे तो मैंने जोर देकर पूछा। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था कि क्या यहाँ बैठने से यह हमेशा के लिए वर्जित हो गया है। अभी नहीं, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। हालांकि उसके पास अन्वेषण के लिए केवल 17 वर्ष ही थे, फिर भी मुझे आश्चर्य हुआ। और दोषी, उसने बहुत कम देखा था। जीवन में जो कुछ भी मिला था, उसका बहुत कम अनुभव किया था। यह असंभव था कि वह अब वास्तव में जान सके कि वह क्या चाहती थी। गट्टा का, उसने सेब का एक टुकड़ा चबाते हुए कहा, एक विचारशील भाव के साथ। उसने मेरे अचानक मूड परिवर्तन को नोटिस नहीं किया था। वह एक अच्छा था। क्या तुमने इसे देखा है? हाँ, मुझे भी ये पसंद आया। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मैंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। अभी तुम्हारी बारी नहीं है। सच में, मैं बहुत बोरिंग हूँ। तुम्हारे पास सवाल ही नहीं बचे होंगे। आज मेरा दिन है, मैंने उसे याद दिलाया। और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हूँ। उसने अपने होंठ सिकोड़े, मानो वह मेरी दिलचस्पी के स्तर के बारे में कुछ और बहस करना चाहती हो, लेकिन फिर वह मुस्कुराए। मुझे लगा कि उसे मुझ पर वाकई यकीन नहीं है, लेकिन उसने तय किया था कि वह इस बारे में निष्पक्ष रहेगी। ये सवाल पूछने का मेरा दिन था। मुझे किताबों के बारे में बताओ। आप मुझे कोई पसंदीदा चुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उसने लगभग उग्रता से जोर दिया। मैं नहीं बताऊंगा। जो कुछ तुम्हें पसंद हो, मुझे बताओ। मैं कहाँ से शुरू करूं? लिटिल वुमेन, ये पहली बड़ी किताब थी जो मैंने पढ़ी। मैं अब भी इसे लगभग हर साल पढ़ता हूँ। ऑस्टेन की हर चीज़, हालांकि मैं एम्मा का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। ऑस्टेन को मैं पहले से ही जानता था। जिस दिन वह बाहर पढ़ रही थी, उस दिन मैंने उनका जर्जर संकलन देखा था, लेकिन मुझे इस बहिष्कार पर आश्चर्य हुआ। क्यों नहीं? वो अपने आप में इतनी मस्त है। मैं मुस्कुराया और उसने बिना कुछ कहे बोलना जारी रखा। जेन आयर, मैं भी इसे अक्सर पढ़ता हूँ। नायिका के बारे में मेरा यही विचार है। ब्रोंटे की कोई भी किताब। जाहिर है, टू किल ए मॉकिंगबर्ड, फ़ारेनहाइट 451, नार्निया के सभी क्रॉनिकल्स, लेकिन खास तौर पर द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर, गॉन विद द विंड, डगलस एडम्स और डेविड एडिंग्स और ऑर्सन स्कॉट कार्ड और रॉबिन मैकिनले। क्या मैंने पहले ही मोंटगोमरी कह दिया है?
मैंने आपकी यात्रा संबंधी आशाओं से यही अनुमान लगाया था। उसने सिर हिलाया, फिर उलझन में दिखी। क्या तुम्हें और चाहिए था? मैं आगे जा रही हूँ बहुत अधिक। हाँ, मैंने उसे आश्वस्त किया। मुझे और चाहिए। ये किसी भी तरह के क्रम में नहीं है, उसने मुझे सावधान किया। मेरी माँ के पास ज़ेन ग्रे पेपरबैक्स का एक गुच्छा था। उनमें से कुछ बहुत अच्छे थे। शेक्सपियर, ज़्यादातर कॉमेडी। वह मुस्कुराए। देखो, क्रम से नहीं। अगाथा क्रिस्टी की सभी किताबें, एनी मैककेफ्रे की ड्रैगन किताबें, और महान ड्रैगन की बात करें तो जो वाल्टर की टूथ एंड क्लॉ, द प्रिंसेस ब्राइड फिल्म से कहीं बेहतर। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर थपथपाए। 1 लाख और भी हैं, लेकिन मैं फिर से खाली हो रही हूँ। वह थोड़ी तनाव में लग रही थीं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। उसने वास्तविकता की तुलना में कल्पना में अधिक खोजबीन की थी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने एक ऐसी पुस्तक की सूची बना दी थी जिसे मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था। मुझे टूथ एंड क्लॉ की एक प्रति ढूंढनी होगी। मैं उसके मेकअप किरदारों में कहानियों के तत्वों को देख सकता था जिसने उसकी दुनिया के संदर्भ को आकार दिया था। उसमें जेन आयर का थोड़ा सा, स्काउट फिंच और जो मार्च का एक हिस्सा, एलिनोर डैशवुड और लूसी पेवेंसी का एक अंश था। मुझे यकीन था कि जैसे जैसे मैं उसके बारे में और जानूंगा, मुझे और भी कनेक्शन मिलेंगे। यह एक पहेली को एक साथ जोड़ने जैसा था, जिसमें सैकड़ों हजारों टुकड़े थे, और मार्गदर्शन के लिए पूरी छवि का कोई चित्रण नहीं था। समय लेने वाला, कई गलत सुरागों के साथ, लेकिन अंततः मैं पूरी तस्वीर देख पाऊंगा। उसने मेरे विचारों को बीच में रोका। समवेयर इन टाइम, मुझे वह फिल्म बहुत पसंद है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुरंत उसके बारे में नहीं सोचा। यह मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक नहीं थी। यह विचार कि 2 प्रेमी अपनी मृत्यु के बाद ही स्वर्ग में एक साथ रह सकते हैं, मुझे बुरा लगा। मैंने विषय बदल दिया। मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा संगीत पसंद है। वह फिर से निगलने के लिए रुकी, और फिर अप्रत्याशित रूप से वह शर्मा गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। खैर, मुझे लगता है कि मैं बहुत संगीत प्रेमी नहीं हूँ। लिंकिन पार्क सीडी फिल की ओर से एक उपहार थी। वह मेरी पसंद को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। फिल से पहले आप क्या करते थे? उसने असहाय भाव से अपने हाथ ऊपर उठाते हुए आह भरी। मैंने तो बस वही सुना जो मेरी माँ ने कहा था। शास्त्रीय संगीत, कभी कभी, और अन्य समय, साइमन और गारफिंकेल, नील डायमंड, जोनी मिशेल, जॉन डेनवर, इस तरह की चीजें। वह मेरी तरह है, वह वही सुनती है जो उसकी माँ सुनती थी। उसे हमारी सड़क यात्राओं पर साथ साथ गाना पसंद था। अचानक विषम डिम्पल अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ दिखाई दिया। डर की उन परिभाषाओं को याद करें जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। वह हंसी। जब तक आपने मेरी माँ और मुझे फैंटम ऑफ द ओपेरा साउंड ट्रैक में उच्च नोट्स को हिट करने की कोशिश करते नहीं सुना है, तब तक आप कभी भी सच्चे डर को नहीं जान पाए हैं। मैं उसके साथ हंसा, लेकिन काश मैं उसे देख और सुन पाता। मैंने उसे एक चमकदार सड़क पर, खिड़कियों के नीचे रेगिस्तान में घुमावदार रास्ते पर कल्पना की। सूरज उसके बालों में लाल चमक ला रहा था। मैं चाहता था कि मैं जानूं कि उसकी माँ कैसी दिखती थी, और यहाँ तक कि वह किस तरह की कार थी, ताकि मेरी तस्वीर ज्यादा सटीक हो सके। मैं उसके साथ वहाँ रहना चाहता था, उसे बुरी तरह गाते हुए सुनना चाहता था, उसे धूप में मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। पसंदीदा टीवी शो। मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह विस्तार से बताने से डर रही थी, फिर से मुझे बोरियत महसूस होने की चिंता में। शायद कुछ आसान सवाल उसे शांत कर देंगे। कोक या पेप्सी? डॉक्टर काली मिर्च। पसंदीदा आइसक्रीम? बिस्किट का आटा, पिज्जा, पनीर। बोरिंग लेकिन सच। फुटबॉल टीम? मैं ठीक हूँ। बास्केटबॉल? उसने कंधे उचका दिए। मैं वास्तव में कोई खिलाड़ी नहीं हूँ। बैले या ओपेरा? मुझे लगता है बैले। मैं कभी ओपेरा देखने नहीं गया। मैं इस बात से अनजान नहीं था कि मैं जो सूची बना रहा था, उसका सिर्फ इतना ही उपयोग नहीं था कि मैं उसे जितना संभव हो सके उतना समझ सकूं। मैं ऐसी चीजें भी सीख रहा था जो उसे खुश कर सकती थीं। मैं उसे कौन से उपहार दे सकता था? मैं उसे कहाँ ले जा सकता था?
छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें। ये सोचना बहुत ही दुस्साहस था कि मैं कभी उसके जीवन में इस तरह का स्थान पा सकता हूँ। लेकिन मैं कितना चाहता था। आपका पसंदीदा रत्न कौन सा है? टोपाज। उसने यह बात निश्चयपूर्वक कही, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके गालों पर लाली छा गई। जब मैंने खुशबू के बारे में पूछा तो उसने पहले भी ऐसा किया था। मैंने तब उसे जाने दिया था, लेकिन इस बार नहीं। मुझे यकीन था कि दूसरी अधूरी जिज्ञासा मुझे काफी परेशान करेगी। इससे तुम्हें शर्मिंदगी क्यों हो रही है? मुझे यकीन नहीं था कि मेरी भावना सही थी। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, अपने हाथों को नीचे देखते हुए कहा, कुछ नहीं है। मैं समझना चाहता हूँ। उसने फिर अपना सिर हिलाया, फिर भी मेरी ओर देखने से इनकार कर दिया। कृपया, बेला। अगला सवाल। अब मैं जानने के लिए बेताब था, निराश था। मुझे बताओ, मैंने जोर देकर कहा। बेरुखी से। मुझे तुरंत शर्म आ गई। उसने ऊपर नहीं देखा। उसने अपनी बालों की एक लट को अपनी उंगलियों के बीच आगे पीछे घुमाया। लेकिन आखिरकार उसने उत्तर दिया। यह आज आपकी आंखों का रंग है, उसने स्वीकार किया। मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे 2 सप्ताह बाद पूछेंगे, तो मैं गोमेद कहूंगी। जैसे मेरा पसंदीदा रंग अब गहरा चॉकलेट भूरा हो गया था। उसके कंधे झुके हुए थे, और अचानक मुझे उसकी मुद्रा पहचान में आ गई। ये कल की तरह ही था, जब वह मेरे इस सवाल का जवाब देने में हिचकिचा रही थी कि क्या उसे लगता है कि वह मुझसे ज्यादा मेरी परवाह करती है। मैंने उसे फिर से उसी स्थिति में डाल दिया, बिना किसी आश्वासन के मुझमें अपनी रुचि की पुष्टि करने के लिए। अपनी जिज्ञासा को कोसते हुए, मैं अपने सवालों पर वापस लौट आया। शायद उसके व्यक्तित्व के हर विवरण के प्रति मेरा स्पष्ट आकर्षण उसे मेरी दिलचस्पी के जुनूनी स्तर के बारे में समझा देगा। आप किस प्रकार के फूल पसंद करते हैं? डहलिया। दिखावट के लिए। खुशबू के लिए लवेंडर और बकाइन। आपको खेल देखना पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी किसी टीम में खेला है? बस स्कूल में, जब उन्होंने मुझे बनाया था। आपकी माँ ने आपको कभी फुटबॉल टीम में नहीं रखा। उसने कंधे उचका दिए। मेरी माँ को सप्ताहांत को रोमांच के लिए खुला रखना पसंद था। मैंने कुछ समय के लिए गर्ल स्काउट्स में काम किया, और एक बार उन्होंने मुझे डांस में शामिल कर लिया। क्लास में, लेकिन यह एक गलती थी। उसने अपनी भौहें उठाईं जैसे कि मुझे उस पर संदेह करने की चुनौती दे रही हो। उसने सोचा कि यह सुविधाजनक होगा क्योंकि यह मेरे लिए स्कूल के बाद वहां चलने के लिए पर्याप्त नज़दीक था, लेकिन कोई भी सुविधा तबाही के लायक नहीं थी। क्या सचमुच ये तबाही है? मैंने संदेह से पूछा। यदि मेरे पास सुश्री कामेनेव का नंबर होता, तो वह मेरी कहानी की पुष्टि करती। उसने अचानक ऊपर देखा। हमारे चारों ओर अन्य छात्र अपनी चीजें समेट रहे थे। समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया? वह शोरगुल के जवाब में खड़ी हो गई, और मैं उसके साथ उठ खड़ा हुआ, उसका कचरा ट्रे पर इकट्ठा करने लगा, जबकि वह अपना बैग लटकाए हुए थी। वो इस तरह आगे बढ़ी मानो मुझसे ट्रे लेना चाहती हो। मुझे मिल गया है, मैंने कहा। वह धीरे से झल्ला उठी, थोड़ी झुंझलाहट के साथ। उसे अभी भी ये पसंद नहीं था कि उसकी देखभाल की जाए। मैं अपने अभी भी अनुत्तरित प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम जीवविज्ञान की ओर जा रहे थे। मैं कल को याद कर रहा था, सोच रहा था कि क्या वही तनाव, तड़प और बिजली के साथ आज भी मौजूद होगा। और निश्चित रूप से, जैसे ही रोशनी बंद हुई, सभी वही भारी लालसाएं वापस आ गईं। मैंने आज अपनी कुर्सी उसकी कुर्सी से दूर रख दी थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे अंदर अभी भी वह स्वार्थी हिस्सा था जो ये तर्क दे रहा था कि उसका हाथ थामना इतना गलत नहीं होगा, यहाँ तक कि यह सुझाव भी दे रहा था कि यह उसकी प्रतिक्रियाओं को परखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, ताकि मैं खुद को उसके साथ अकेले रहने के लिए तैयार कर सकूं। मैंने स्वार्थी आवाज और प्रलोभन को जितना हो सके अनदेखा करने की कोशिश की। बेला भी कोशिश कर रही थी, मैं समझ सकता था। वो आगे झुकी हुई थी, थोड़ी अपनी बाहों पर टिकी हुई थी, और मैं देख सकता था कि उसकी उंगलियां डेस्क के किनारे को इतनी मजबूती से पकड़ रही थीं कि उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं। इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि वह किस प्रलोभन से जूझ रही थी। आज उसने मेरी तरफ नहीं देखा।
एक बार नहीं, उसके बारे में बहुत कुछ ऐसा था जो मैं नहीं समझ पाया। बहुत कुछ ऐसा था जो मैं पूछ नहीं सका। पीछे मेरा शरीर अब थोड़ा सा उसकी तरफ झुक रहा था। मैंने खुद को खींचा। जब रोशनी वापस आई तो बेला ने आह भरी, और अगर मुझे अंदाजा लगाना होता तो मैं उसके चेहरे पर दिख रहे भाव को राहत कहता। लेकिन किस राहत से? मैं उसके साथ साथ उसकी अगली कक्षा में चला गया, पिछले दिन की तरह उसी आंतरिक लड़ाई से जूझते हुए। वह दरवाजे पर रुकी और अपनी साफ गहरी आंखों से मेरी ओर देखा। क्या वह उम्मीद थी या उलझन? कोई आमंत्रण या चेतावनी? वह क्या चाहती थी? ये तो बस एक सवाल है, मैंने खुद से कहा जब मेरा हाथ अपनी इच्छा से उसकी ओर बढ़ा। एक और तरह का सवाल। सांस न लेते हुए मैंने अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसके चेहरे के किनारे को छुआ, उसके मंदिर से लेकर उसके संकीर्ण जबड़े तक। कल की तरह मेरे स्पर्श से उसकी त्वचा गर्म हो गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वह मेरे दुलार में झुकी तो उसका सिर सिर्फ 1 सेंटीमीटर झुका। यह एक दूसरे प्रकार का उत्तर था। मैं फिर से जल्दी से उसके पास से चली गई, ये जानते हुए कि मेरे आत्मनियंत्रण के इस पहलू से समझौता किया गया था। मेरा हाथ उसी दर्द रहित तरीके से चुभ रहा था। जब मैं स्पेनिश कक्षा में पहुंचा तो एमिट पहले से ही बैठा हुआ था। बेन चेनी भी वहां था। मेरे प्रवेश को नोटिस करने वाले केवल वे 2 ही नहीं थे। मैं अन्य छात्रों की जिज्ञासा, बेला का नाम मेरे साथ सोचना, अटकलें सुन सकता था। बेन एकमात्र इंसान था जो बेला के बारे में नहीं सोच रहा था। मेरी मौजूदगी ने उसे थोड़ा झुंझला दिया, लेकिन वह विरोधी नहीं था। उसने पहले ही एंजेला से बात कर ली थी और इस सप्ताहांत के लिए डेट तय कर ली थी। उसके निमंत्रण का एंजेला ने गर्मजोशी से स्वागत किया था और वह अभी भी खुश था। हालांकि वह मेरे इरादों से सावधान था, लेकिन वह जानता था कि मैंने उसकी वर्तमान खुशी के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। जब तक मैं एंजेला से दूर रहा, उसे मुझसे कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ तक कि कृतज्ञता का एक संकेत भी था, हालांकि उसे नहीं पता था कि यह बिल्कुल वही परिणाम था जो मैं चाहता था। वह एक चतुर लड़का लग रहा था। वह मेरी नज़र में ऊपर उठ गया। बेला जिम में थी, लेकिन कल की क्लास के दूसरे भाग की तरह उसने भाग नहीं लिया। जब भी माइक न्यूटन उसे देखने के लिए मुड़ता था तो उसकी आंखें कहीं दूर होती थीं। वो स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में कहीं और थी। माइक ने अनुमान लगाया कि वह उससे जो कुछ भी कहेगा वह अप्रिय होगा। लगता है मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, उसने सोचा, आधा त्याग कर आधा उदास। आखिर यह कैसे हुआ? ये जैसे रातों रात हो गया। लगता है जब कलन कुछ चाहता है तो उसे पाने में ज्यादा समय नहीं लगता। उसके बाद जो छवियां बनी, मुझे जो मिला उसके बारे में उसके विचार आक्रामक थे। मैंने सुनना बंद कर दिया। मुझे उसका नजरिया पसंद नहीं आया, जैसे कि बेला की अपनी कोई इच्छा नहीं थी। निश्चित रूप से उसे ही चुनना था, है न? अगर उसने कभी मुझसे पूछा होता उसे अकेला छोड़कर मैं दूसरी ओर चल देता, लेकिन वह चाहती थी कि मैं यहीं रहूं, तब भी और अब भी। मेरे विचार स्पेनिश कक्षा की ओर लौट गए और स्वाभाविक रूप से वे सबसे परिचित आवाज की ओर मुड़ गए, लेकिन मेरा मन हमेशा की तरह बेला के इर्द गिर्द ही उलझा हुआ था, इसलिए एक पल के लिए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्या सुन रहा हूँ। और फिर मेरे दांत इतनी जोर से आपस में दब गए कि मेरे आसपास खड़े लोगों को भी आवाज सुनाई दी। एक लड़के ने चारों ओर देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। उफ, एम्मेट ने सोचा। मैंने अपने हाथों को मुट्ठियों में बांध लिया और अपनी सीट पर बैठे रहने पर ध्यान केंद्रित किया। क्षमा करें, मैं इस बारे में न सोचने की कोशिश कर रहा था। मैंने घड़ी पर नजर डाली। उसके चेहरे पर मुक्का मारने से पहले अभी 15 मिनट बाकी थे। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। अरे, मैंने तुम्हारा पक्ष लिया, है न? ईमानदारी से कहूं तो जैस्पर और रोज सिर्फ मूर्खता कर रहे हैं, एलिस के खिलाफ दांव लगा रहे हैं। ये सबसे आसान दांव है जो मैं जीत सकता हूँ। इस सप्ताहांत पर शर्त लगी कि बेला जीवित रहेगी या मर जाएगी। 14.5 मिनट। एम्मेट अपनी सीट पर बेचैन हो गया। उसे अच्छी तरह पता था कि मेरी पूरी तरह से निश्चलता क्या संकेत दे रही है। चलो, एड,
तुम्हें पता है कि यह गंभीर नहीं था। वैसे भी ये लड़की के बारे में भी नहीं है। रोज के साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ है। वह अभी भी नाराज है और वह पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार नहीं करेगी कि वो वास्तव में तुम्हारे लिए खुश है। वो हमेशा रोसेली को संदेह का लाभ देता था और हालांकि मुझे पता था कि मैं बिल्कुल विपरीत था, मैंने उसे कभी संदेह का लाभ नहीं दिया। मुझे नहीं लगा कि इस बार वह सही था। रोसेली मुझे इस मामले में असफल होते देखकर खुश होगी। वह बेला के गलत फैसलों को वह उचित पुरस्कार प्राप्त करते देखकर खुश होगी जिसे वह अपना उचित पुरस्कार मानती है। और फिर वह तब भी ईर्ष्यालु होगी जब बेला की आत्मा उस जगह भाग जाएगी जो आगे इंतजार कर रही थी। और जय अच्छा, तुम्हें पता है वह सबसे कमजोर कड़ी होने से थक गया है। तुम आत्मनियंत्रण के मामले में बहुत ज्यादा निपुण हो और ये परेशान करने वाला होता है। कार्लिसले अलग है। मान लो तुम थोड़े आत्मसंतुष्ट हो। 13 मिनट। एम्मेट और जैस्पर के लिए ये सिर्फ एक चिपचिपा गड्ढा था जिसे मैंने अपने लिए बनाया था। उनके लिए असफल या सफल, अंत में यह मेरे बारे में एक और किस्सा से ज्यादा कुछ नहीं था। बेला इस समीकरण का हिस्सा नहीं थी। उसका जीवन ये तो उनके द्वारा लगाई गई शर्त का एकमात्र संकेत था। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। क्या कोई दूसरा रास्ता था? 12:30 मिनट। आप चाहते हैं कि मैं इससे पीछे हट जाऊं? मैं हट जाऊंगा। मैंने आह भरी और अपनी मुद्रा की कठोरता को ढीला छोड़ दिया। मेरा गुस्सा भड़काने का क्या मतलब था? क्या मुझे उनकी समझ न पाने की अक्षमता के लिए उन्हें दोषी ठहराना चाहिए? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब कितना निरर्थक था। गुस्सा दिलाने वाला, हाँ, लेकिन क्या मैं कुछ अलग होता अगर मेरी जिंदगी में बदलाव न होता? अगर यह बेला के बारे में न होता? वैसे भी मेरे पास अब एम्मेट से लड़ने का समय नहीं था। मैं बेला का इंतजार करूंगा जब वह जिम से निपट लेगी। पहेली के इतने सारे टुकड़े मुझे खोजने थे। मैंने एम्मेट की राहत भरी आवाज सुनी जब मैं घंटी की पहली आवाज सुनते ही उसे अनदेखा करते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। जब बेला जिम्नेजियम के दरवाजे से अंदर आई और मुझे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मुझे भी वही राहत महसूस हुई जो आज सुबह कार में हुई थी। मेरे सारे संदेह और पीड़ाएं मेरे कंधों से उतर गईं। मुझे पता था कि वे अभी भी बहुत वास्तविक थीं, लेकिन जब मैं उसे देख सकता था तो बोझ उठाना बहुत आसान हो गया। मुझे अपने घर के बारे में बताओ, मैंने कार की ओर चलते हुए कहा। तुम्हें क्या याद आता है? मेरा घर या फीनिक्स, या तुम्हारा मतलब यहाँ से है? उनमें सभी। उसने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। क्या मैं गंभीर था? कृपया, मैंने उसके लिए दरवाज़ा पकड़ते हुए पूछा। जैसे ही वह अंदर चढ़ी, उसने एक भौं उठाई। उसे अभी भी संदेह था, लेकिन जब मैं अंदर गया और हम फिर से अकेले थे, तो वह शांत लग रही थी। क्या आप कभी फीनिक्स नहीं गए? मैं मुस्कुराया। नहीं। ठीक है, उसने कहा। बेशक, सूरज। उसने कुछ देर चुपचाप इस बारे में सोचा। इससे तुम्हारे लिए कोई समस्या पैदा होती है? वास्तव में, मैं उस उत्तर को समझाने की कोशिश नहीं करने वाला था। ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे समझने के लिए देखना जरूरी था। इसके अलावा, फीनिक्स उन जमीनों के लिए थोड़ा बहुत नज़दीक था जिन पर आक्रामक दक्षिणी कबीले दावा करते थे, लेकिन यह ऐसी कहानी नहीं थी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। हाँ, मैंने हंसते हुए कहा। हम कुछ समय के लिए न्यू ऑरलियंस में थे। तो फिर तुम्हें पता है, उसने कहा। पिछली गर्मियों में मुझे एक पौध नर्सरी में नौकरी मिली थी। चीखना चिल्लाना ऐसा था जैसे बोर्ड पर कीलें ठोंक दी गई हों। इससे मैं पागल हो गया। और क्या, हम रंग अलग अलग हैं। पहाड़ियाँ या जो भी हो ज्यादातर ज्वालामुखी हैं। बहुत सारी बैंगनी चट्टानें हैं। यह इतना गहरा है कि यह सूरज की बहुत गर्मी को सोख लेता है। ब्लैकटॉप भी ऐसा ही करता है। गर्मियों में ये कभी ठंडा नहीं होता। फुटपाथ पर अंडा तलना कोई शहरी मिथक नहीं है, लेकिन गोल्फ कोर्स से बहुत सारी हरियाली है। कुछ लोग लॉन भी रखते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि यह पागलपन है। वैसे भी रंगों में कंट्रास्ट अच्छा है। समय।
बिताने के लिए आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? लाइब्रेरी। वह मुस्कुराई। अगर मैंने पहले ही खुद को एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ नहीं बताया होता, तो मुझे लगता है कि यह स्पष्ट हो जाता। मुझे लगता है कि मैंने अपने नज़दीकी छोटे से ब्रांच में मौजूद हर फिक्शन किताब पढ़ ली है। जब मैंने अपना लाइसेंस लिया तो सबसे पहले मैं शहर के सेंट्रल लाइब्रेरी में गई। मैं वहाँ रह सकती थी। और कहाँ? गर्मियों में हम कैक्टस पार्क के पूल में जाते थे। मेरी माँ ने मुझे चलने से पहले वहाँ तैराकी सिखाई थी। समाचारों में हमेशा किसी बच्चे के डूबने की कोई कहानी होती थी और इससे वह घबरा जाती थी। सर्दियों में हम रोडरनर पार्क जाते थे। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटी सी झील है। जब मैं बच्चा था, तब हम कागज़ की नाव चलाते थे। कुछ भी बहुत रोमांचक नहीं था, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपने बचपन के बारे में ज़्यादा याद नहीं है। उसकी चिढ़ाने वाली मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह मुश्किल होगा और अजीब भी। अब कंधे उचकाने की बारी मेरी थी। यही सब मैं जानता हूँ। निश्चित रूप से चिंता की कोई बात नहीं है। वह बहुत देर तक चुप रही और अपने मन में यह बात सोचती रही। मैं जब तक संभव था, उसकी चुप्पी का इंतजार करता रहा और फिर अंततः मैंने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? अब उसकी मुस्कान थोड़ी धीमी हो गई थी। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमने एक साथ शब्द बोले, आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है। अब हमारी हंसी भी एक साथ हो गई थी और मैंने सोचा कि कितनी अजीब बात है। वह ये सोचकर इंतजार करती रही कि क्या मैं विस्तार से बताऊंगी। तो मुझे इस जगह के बारे में बताओ जिसे मैंने कभी नहीं देखा, मैंने पूछा। उसने एक पल के लिए सोचा। शहर ज्यादातर समतल है, एक या दो मंजिल से ज्यादा ऊंची नहीं है। शहर के बीचों बीच कुछ छोटी छोटी गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन वे मेरे घर से काफी दूर थीं। फीनिक्स बहुत बड़ा है। आप पूरे दिन उपनगरों में गाड़ी चला सकते हैं। ढेर सारा प्लास्टर, टाइल और बजरी। यहाँ की तरह सब कुछ नर्म और मुलायम नहीं है, सब कुछ कठोर है और ज्यादातर चीजों में कांटे हैं। लेकिन तुम्हें ये पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये बहुत खुला है, बस आसमान है। हम जिन चीजों को पहाड़ कहते हैं, वे असल में सिर्फ पहाड़ियाँ हैं, कठोर कांटेदार पहाड़ियाँ। लेकिन घाटी का ज्यादातर हिस्सा एक बड़ा, उथला कटोरा है और ऐसा लगता है कि यह हर समय सूरज की रोशनी से भरा हुआ है। उसने अपने हाथों से आकृति को चित्रित किया। यहाँ की चीज़ों की तुलना में पौधे आधुनिक कला की तरह हैं, बहुत सारे कोन और किनारे हैं। ज्यादातर नुकीले हैं। एक और मुस्कान, लेकिन वे सभी खुले भी हैं। अगर पत्तियां हैं भी, तो वे सिर्फ पंखदार, विरल चीजें हैं। वहाँ वास्तव में कुछ भी नहीं छिप सकता, कुछ भी सूरज को बाहर नहीं रखता। मैंने कार उसके घर के सामने रोकी। मेरी हमेशा की जगह। हाँ, कभी कभी बारिश होती है, उसने सुधारते हुए कहा। लेकिन वहाँ यह अलग है, ज्यादा रोमांचक है। बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट, बिजली और अचानक बाढ़, सिर्फ लगातार बूंदाबांदी नहीं। और वहाँ की गंध भी अच्छी है। यही क्रियोसोट है। मैं उन सदाबहार रेगिस्तानी झाड़ियों को जानता था, जिनका वह जिक्र कर रही थी। मैंने उन्हें दक्षिणी कैलिफोर्निया में कार की खिड़की से देखा था, सिर्फ रात में। वे देखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थीं। मैंने स्वीकार किया, मैंने कभी क्रियोसोट की गंध नहीं सूंघी। वे केवल बारिश में ही बदबू करते हैं। ये किस तरह का है? उसने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। एक ही समय में मीठा और कड़वा, थोड़ा राल जैसा, थोड़ा दवा जैसा। लेकिन ये बुरा लगता है। इसकी खुशबू ताज़ा है, स्वच्छ रेगिस्तान की तरह। वह हंसी। यह मददगार नहीं है ना? इसके विपरीत, एरिज़ोना की यात्रा के अलावा मैंने और क्या खोया है? सगुआरोस। लेकिन मुझे यकीन है कि आपने तस्वीरें देखी होंगी। मैंने सिर हिलाया। जब आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, तो वे आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़े होते हैं। ये सभी नए लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। क्या आप कभी ऐसी जगह रहे हैं जहां सिकादा हूँ? उसके साथ इस तरह रहना आसान था, बस इतना ही काफी था।
खतरा बहुत दूर लग रहा था। मैं इतना खुश था कि मुझे अपने गले में दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, हालांकि ये दर्द इतना भी कम नहीं था। बस उसके बारे में सोचना उतना दिलचस्प नहीं था जितना कि वह थी। क्या मैंने तुम्हें फीनिक्स बेच दिया है? उसने एक और शांत क्षण के बाद पूछा। शायद मुझे थोड़ा और समझाने की जरूरत है। उसने सोचा, एक तरह का बबूल का पेड़ है, मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहते हैं। यह बाकी सभी पेड़ों की तरह ही दिखता है, कांटेदार, आधा मरा हुआ। अचानक उसकी अभिव्यक्ति लालसा से भर गई। लेकिन वसंत ऋतु में इसमें ये पीले फूल खिलते हैं जो पोम पोम की तरह दिखते हैं। उसने आकार का प्रदर्शन किया, अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच एक फूल को पकड़ने का नाटक किया। उनकी खुशबू अद्भुत है, किसी और चीज की तरह नहीं। वास्तव में फीकी, नाजुक, हवा में आपको अचानक उनकी खुशबू महसूस होगी और फिर वह गायब हो जाएगी। मुझे उन्हें अपनी पसंदीदा खुशबू के साथ शामिल करना चाहिए था। काश कोई मोमबत्ती या कुछ और बनाता। और फिर सूर्यास्त अविश्वसनीय है, उसने अचानक विषय बदलते हुए कहा। वास्तव में आप यहाँ कभी भी कुछ भी करीब से नहीं देख पाएंगे। उसने एक और पल के लिए सोचा। हालांकि दिन के मध्य में भी आकाश ही मुख्य चीज है। ये यहाँ के आकाश की तरह नीला नहीं है जब आप इसे यहाँ देख सकते हैं। यह अधिक चमकीला, हल्का है। कभी कभी ये लगभग सफ़ेद होता है। और यह हर जगह है। उसने अपने शब्दों पर जोर देते हुए अपने सिर के ऊपर एक चाप बनाया। वहाँ बहुत अधिक आकाश है। यदि आप शहर की रोशनी से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो आप 1,00,000 सितारे देख सकते हैं। वह एक उदास मुस्कान मुस्कुराई। तुम सच में किसी रात इसकी जांच करनी चाहिए। यह आपके लिए सुंदर है। उसने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह सबके लिए नहीं है। वो कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन मैं देख सकता था कि इसमें और भी कुछ था, इसलिए मैंने उसे सोचने दिया। मुझे ये अतिसूक्ष्मवाद पसंद है, उसने फैसला किया। यह एक ईमानदार किस्म की जगह है। ये कुछ भी नहीं छिपाती। मैंने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचा जो उससे यहाँ छिपी हुई थीं, और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके शब्दों का मतलब ये था कि वह इस बात से अवगत थी, उसके चारों ओर इकट्ठा हुए अदृश्य अंधेरे से। लेकिन उसने बिना किसी निर्णय के मेरी ओर देखा। उसने और कुछ नहीं कहा, और जिस तरह से वह अपनी ठुड्डी को थोड़ा सा अंदर कर रही थी, उससे मुझे लगा कि उसे फिर से ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ज्यादा बोल रही है। आपको इसकी बहुत याद आती होगी, मैंने कहा। उसके चेहरे पर वैसा भाव नहीं था जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। पहले तो ऐसा ही था, पर अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ की आदी हो गई हूँ। वह मुस्कुराई, जैसे कि वह जंगल और बारिश से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। मुझे अपने वहाँ के घर के बारे में बताओ। उसने कंधे उचका दिए। ये कुछ भी असामान्य नहीं है। प्लास्टर और टाइल, जैसा कि मैंने कहा। 1 मंजिल, 3 बेडरूम, 2 बाथरूम। मुझे अपना छोटा बाथरूम सबसे ज्यादा याद आता है। चाली के साथ साझा करना तनावपूर्ण है। बाहर बजरी और कैक्टस, अंदर सब कुछ 70 के दशक की पुरानी लकड़ी की पैनलिंग, लिनोलियम, शैगकालीन, मस्टर्ड फॉर्मिका काउंटर, सब कुछ है। मेरी माँ जीर्णोद्धार के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। उनका दावा है कि पुराने सामान में भी विशेषता होती है। तुम्हारे शयन कक्ष जैसा क्या है? उसके हाव भाव देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये कोई मजाक था जो मैं नहीं समझ पाया। अब या जब मैं वहाँ रहता था। अब मुझे लगता है कि यह कोई योग स्टूडियो या कुछ और है। मेरा सामान गैराज में है। मैं आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। वापस जाकर क्या करोगे? वह चिंतित नहीं दिख रही थी। हम किसी तरह बिस्तर वापस अंदर कर देंगे। क्या वहाँ कोई तीसरा शयन कक्ष नहीं था? वो उसका क्राफ्ट रूम है। वहाँ बिस्तर के लिए जगह बनाने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। वो खुशी से हंसी। मुझे लगा होगा कि वह अपनी माँ के साथ ज्यादा समय बिताने की योजना बना रही होगी, लेकिन उसने ऐसे बात की जैसे फीनिक्स में उसका समय भविष्य के बजाय अतीत था। मैंने महसूस किया कि इससे राहत की भावना पैदा हुई, लेकिन मैंने इसे अपने चेहरे से दूर रखने की कोशिश की। जब आप वहाँ रहते थे तो आपका कमरा कैसा था? हल्की सी शर्मिंदगी। बहुत गड़बड़ है।
मैं सबसे व्यवस्थित नहीं हूँ। मुझे इसके बारे में बताओ। उसने फिर से मुझे ऐसे देखा जैसे मजाक कर रही हो, लेकिन जब मैं पीछे नहीं हटा तो उसने भी ऐसा ही किया और अपने हाथों से आकृतियों की नकल करने लगी। यह एक संकरा कमरा है। दक्षिण की दीवार पर जुड़वां बिस्तर और खिड़की के नीचे उत्तर की ओर ड्रासा, दोनों के बीच एक बहुत ही तंग गलियारा है। मेरे पास एक छोटा सा वॉक इन कोठरी है, जो बढ़िया होता अगर मैं इसे इतना साफ सुथरा रख पाता कि मैं वास्तव में इसमें चलकर जा पाता। यह मेरा कमरा बड़ा है और कम अव्यवस्थित है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ इतने लंबे समय तक नहीं रहा कि गंभीर गंदगी फैला सकूं। मैंने अपना चेहरा चिकना कर लिया, इस तथ्य को छिपाते हुए कि मैं अच्छी तरह से जानता था कि वह क्या कर रही थी। कमरा यहाँ जैसा था, और मुझे ये देखकर भी आश्चर्य हुआ कि फीनिक्स में उसका कमरा अधिक अव्यवस्थित था। उसने देखा कि क्या मुझे और चाहिए, और मैंने उसे प्रोत्साहित करने के लिए सिर हिलाया। छत का पंखा टूटा हुआ है, सिर्फ लाइट काम करती है, इसलिए मैंने ड्रेसर के ऊपर एक बड़ा शोर करने वाला पंखा लगाया है। ये गर्मियों में हवा के सुरंग जैसा लगता है, लेकिन यहाँ बारिश की तुलना में ये सोने के लिए बहुत बेहतर है। बारिश की आवाज़ पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं है। बारिश के बारे में सोचते ही मैं आसमान की ओर देखने लगा, और फिर रोशनी के मंद होने से चौंक गया। मैं समझ नहीं पाया कि जब मैं उसके साथ था तो समय कैसे मुड़ता और सिकुड़ता था। हमारा आवंटन पहले से ही कैसे हो गया था। उसने मेरी व्यस्तता को गलत समझा। क्या आपका काम खत्म हो गया? उसने राहत भरी आवाज में पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने उससे कहा, लेकिन तुम्हारे पिता जल्द ही घर आ जाएंगे। चाली, वह चौंकी, मानो वह भूल गई हो कि वो मौजूद है। कितनी देर हो गई है? उसने डैशबोर्ड घड़ी की ओर देखते हुए पूछा। मैं बादलों को घूर रहा था, हालांकि वे घने थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि सूरज उनके पीछे होगा। ये गोधूली बेला है, मैंने कहा। वो समय जब पिशाच खेलने के लिए बाहर आते थे, जब हमें कभी यह डर नहीं होता था कि कोई बदलता हुआ बादल हमें परेशानी में डाल सकता है, जब हम बिना इस चिंता के कि हम उजागर हो जाएंगे, आकाश में प्रकाश के अंतिम अवशेषों का आनंद ले सकते थे। मैंने नीचे देखा तो पाया कि वो मेरी ओर उत्सुकता से देख रही थी, और मेरे स्वर में मेरे द्वारा बोले गए शब्दों के अलावा और भी बहुत कुछ सुन रही थी। ये हमारे लिए दिन का सबसे सुरक्षित समय है, मैंने समझाया। सबसे आसान समय, लेकिन एक तरह से सबसे दुखद भी। एक और दिन का अंत, रात की वापसी। इतने सालों की रात। मैंने अपनी आवाज में भारीपन को दूर करने की कोशिश की। अंधेरा इतना पूर्वानुमानित है, क्या आपको नहीं लगता? मुझे रात पसंद है, उसने हमेशा की तरह विपरीत भाव से कहा। अंधेरे के बिना हम कभी तारे नहीं देख पाते। एक भौं ने उसके चेहरे को फिर से व्यवस्थित कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें यहाँ ज्यादा देखते हैं। मैं उसके हाव भाव पर हंसा। तो अभी भी फोक्स से पूरी तरह से सामंजस्य नहीं बैठा पाया हूँ। मैंने फीनिक्स में उसके द्वारा वर्णित तारों के बारे में सोचा और सोचा कि क्या वे अलास्का के तारों की तरह हैं, इतने चमकीले और स्पष्ट और करीब। मेरी इच्छा थी कि मैं उसे आज रात वहां ले जाऊं ताकि हम तुलना कर सकें। लेकिन उसे जीने के लिए एक सामान्य जीवन था। मैंने उससे कहा, चाली कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएगा। मैं बस एक आवाज़ सुन सकता था। उसके मन में एक संकेत आया, शायद 1 मील दूर, धीरे धीरे इस ओर गाड़ी चला रहा था। उसका मन उस पर था। तो जब तक कि तुम उसे यह नहीं बताना चाहती कि तुम शनिवार को मेरे साथ रहोगी। मैं समझ गया कि बेला के पिता को हमारे संबंध के बारे में पता न चले, इसके कई कारण थे। लेकिन मैं चाहता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे उसे सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की ज़रूरत थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे लगा कि मेरे परिवार को खतरा मेरे राक्षस को नियंत्रित करने में मदद करेगा। मैं चाहता था कि वह चाहे कि उसके पिता मुझे जाने। मैं चाहता था कि मैं उसके सामान्य जीवन का हिस्सा बनूं। धन्यवाद, लेकिन नहीं, उसने जल्दी से कहा। बेशक यह एक असंभव इच्छा थी। कई अन्य लोगों की तरह वह जाने के लिए तैयार होते हुए अपनी चीजें व्यवस्थित करने लगी। तो क्या कल मेरी बारी है? उसने पूछा। उसने मेरी ओर चमकीली, उत्सुक आंखों से देखा। बिल्कुल नहीं,
मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वो उलझन में पड़ गई और बोली, और क्या है? सब कुछ कल तुम्हें पता चल जाएगा। चाली करीब आ रही थी। मैंने उसके दरवाजे को खोलने के लिए उसके ऊपर हाथ बढ़ाया और सुना कि उसका दिल जोर से और अनियमित रूप से धड़कने लगा। हमारी आंखें मिली और यह फिर से एक निमंत्रण की तरह लगा। क्या मुझे उसका चेहरा छूने की अनुमति दी जा सकती है, बस एक बार और फिर मैं ठिठक गया। मेरा हाथ उसके दरवाजे के हैंडल पर था। एक और कार कोने की ओर जा रही थी। ये चाली की नहीं थी, वो अभी भी 2 गलियों की दूरी पर था, इसलिए मैंने इन अपरिचित विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अनुमान लगाया कि वे सड़क पर किसी दूसरे घर की ओर जा रहे थे। लेकिन अब एक शब्द ने मेरा ध्यान खींचा। पिशाच। लड़के के लिए ये काफी सुरक्षित होना चाहिए। यहाँ किसी भी पिशाच से टकराने का कोई कारण नहीं है, मन ने सोचा, भले ही ये तटस्थ क्षेत्र हो। मुझे उम्मीद है कि मैं सही था। उसे शहर में ले आओ। क्या संभावना थी? अच्छा नहीं है, मैंने सांस लेते हुए कहा। क्या हुआ? उसने मेरे चेहरे पर आए बदलाव को देखकर चिंतित होकर पूछा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। क्या बदकिस्मती है। एक और जटिलता, मैंने स्वीकार किया। कार छोटी सड़क पर मुड़ी, सीधे चाली के घर की ओर। जैसे ही हेडलाइट्स मेरी कार पर पड़ी, मैंने एक युवा उत्साही प्रतिक्रिया सुनी। दूसरा दिमाग पुरानी फोर्ड टैंप के अंदर था। वाह, क्या यह 60R है? मैंने पहले कभी वास्तविक जीवन में इसे नहीं देखा है। बढ़िया। आश्चर्य है कि यहाँ कौन इसे चलाता है। कस्टम पेंटेड आफ्टर मार्केट फ्रंट स्प्लिटर, सेमी स्लिक्स। ये चीज सड़क को चीर देगी। मुझे एग्जॉस्ट देखने की जरूरत है। मैंने लड़के पर ध्यान नहीं दिया, हालांकि मुझे यकीन है कि मैं किसी और दिन उसके ज्ञानपूर्ण हित का आनंद ले सकता था। मैंने उसका दरवाज़ा खोला, उसे ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ा किया, फिर मैं झटके से दूर चला गया, आने वाली रोशनी की ओर आगे झुक गया, इंतज़ार कर रहा था। चाली कोने के पास ही है, मैंने उसे चेतावनी दी। वह जल्दी से बारिश में बाहर कूद गई, लेकिन उसके पास अंदर जाने का समय नहीं था, इससे पहले कि वे हमें साथ देख लेते। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया, लेकिन फिर वहां झिझकते हुए सामने से आ रही गाड़ी को घूरने लगी। कार मेरी कार के सामने खड़ी थी, उसकी हेडलाइटें सीधे मेरी कार पर चमक रही थीं। और अचानक बूढ़े आदमी के विचार सदमे और भय से चीखने लगे। ठंडा, पिशाच, कलन। मैं विंडशील्ड से बाहर देखता रहा और उसकी नज़र से नज़र मिलाता रहा। मुझे उसके दादा से कोई समानता नहीं मिल सकती थी। मैंने एप्राइम को उसके मानवीय रूप में कभी नहीं देखा था। लेकिन ये बिली ब्लैक ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, अपने बेटे जेकब के साथ। मानो मेरी धारणा की पुष्टि करने के लिए लड़का मुस्कुराते हुए आगे झुका। ओह, ये बेला है। मेरे एक छोटे से हिस्से ने महसूस किया कि हाँ, उसने निश्चित रूप से कुछ नुकसान किया है लापुश में जासूसी के दौरान। लेकिन मेरा ध्यान मुख्यतः पिता पर था, जो सब जानता था। वह सही था, इससे पहले कि यह तटस्थ क्षेत्र होता। मुझे भी यहाँ रहने का उतना ही अधिकार था जितना उसे था, और वह ये जानता था। मैं यह उसके भयभीत, क्रोधित चेहरे की कसावट, उसके जबड़े की जकड़न में देख सकता था। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? हम 2 साल से फोक्स में थे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन अगर हम हर दिन एक नया शिकार मारते तो उसका खौफ और भी ज्यादा बढ़ जाता। मैंने उसकी ओर घूरकर देखा, उसकी शत्रुता के प्रति स्वतः प्रतिक्रिया स्वरूप मेरे होंठ दांतों से थोड़े पीछे हट गए। हालांकि उसे नाराज करना मददगार नहीं होगा। अगर मैंने कुछ ऐसा किया जिससे बूढ़े आदमी को चिंता हो, तो वह नाराज हो जाएगा। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि वो हमारे समझौते का अपने बेटे से बेहतर तरीके से पालन करे। मैं बाहर निकल आया, लड़का मेरी टायरों की आवाज़ की सराहना कर रहा था, केवल सड़क पर चलने वाली कानूनी कार जो गीली सड़क पर चीख रही थी। जब मैं चला गया तो वह कार के एग्जॉस्ट का विश्लेषण करने के लिए मुड़ा। मैं चाली के पास से अगले मोड़ पर जा रहा था, और जैसे ही उसने मेरी गति को व्यावसायिक भाव से देखा, मैंने अपने आप ही अपनी गति धीमी कर ली।
वो घर की ओर बढ़ता रहा और मैं उसके विचारों में दबी हुई हैरानी को सुन सकता था, जो शब्दहीन लेकिन स्पष्ट थी, क्योंकि वह अपने घर के सामने प्रतीक्षा कर रही कार को देख रहा था। वो उस सिल्वर वोल्वो के बारे में सब कुछ भूल गया जो तेज गति से चल रही थी। मैंने 2 स्ट्रीट आगे जाकर अपनी कार रोकी और जंगल के पास 2 चौड़े चौड़े लॉट के बीच चुपचाप पार्क कर दिया। कुछ ही सेकंड में मैं भीग गया, स्प्रूस की मोटी शाखाओं में छिप गया, जो उसके पिछवाड़े की तरफ देख रही थी, वह जगह जहां मैं उस पहले धूप वाले दिन छिपा था। चाली का पीछा करना मुश्किल था। मैंने उसके अस्पष्ट विचारों में कुछ भी चिंताजनक नहीं सुना, बस उत्साह था कि वह अपने आगंतुकों को देखकर खुश होगा। उसे परेशान करने वाली कोई बात नहीं कही गई थी। अभी तक बिली के सिर में सवालों का एक ढेर उमड़ रहा था जब चाली ने उसका स्वागत किया और उसे अंदर ले गया। जहां तक मैं समझ सकता था, बिली ने कोई निर्णय नहीं लिया था। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि संधि के बारे में उसके विचार उसके आक्रोश में घुले हुए थे। उम्मीद है कि इससे उसकी जुबान बंद हो जाएगी। लड़का बेला के पीछे पीछे रसोई में भाग गया। उसके हर विचार में उसका मोह स्पष्ट था, लेकिन उसके मन की बात सुनना मुश्किल नहीं था, जैसा कि माइक न्यूटन या उसके दूसरे प्रशंसकों के साथ था। जेकब ब्लैक के मन में कुछ बहुत ही आकर्षक था, शुद्ध और खुला। यह मुझे एंजेला की याद दिलाता था, बस इतना विनम्र नहीं। मुझे अचानक अफसोस हुआ कि यह लड़का मेरा दुश्मन पैदा हुआ था। उसका मन दुर्लभ किस्म का था जिसके अंदर रहना आसान था, लगभग शांत। सामने वाले कमरे में चाली ने बिली की इस उलझन को देखा था, लेकिन उसने पूछा नहीं। उन दोनों के बीच कुछ तनाव था, बहुत पहले से चली आ रही एक पुरानी असहमति। जेकब बेला से मेरे बारे में पूछ रहा था। मेरा नाम सुनते ही वह हंस पड़ा। तो फिर लगता है कि इससे बात समझ में आ गई, उसने कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे पिता इतने अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे। ये सही है, बेला ने अतिशय मासूमियत से जवाब दिया। उसे कुलेन पसंद नहीं है। अंधविश्वासी बूढ़ा आदमी, लड़का बुदबुदाया। हाँ, हमें पहले से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ऐसा ही होगा। बेशक जनजाति के युवा सदस्य अपने इतिहास को मिथक के रूप में देखेंगे, शर्मनाक, हास्यास्पद और भी अधिक इसलिए क्योंकि बड़े सदस्य इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे अपने पिताओं के साथ सामने वाले कमरे में वापस आ गए। बेला की नज़र हमेशा बिली पर थी जबकि वो और चाली टीवी देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरी तरह वह भी किसी दरार का इंतजार कर रही थी। कोई नहीं आया। बहुत देर होने से पहले ही ब्लैक चले गए। आखिरकार ये स्कूल की रात थी। मैं पैदल ही उनके पीछे पीछे हमारे इलाकों के बीच की सीमा रेखा तक गया, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि बिली अपने बेटे को वापस मुड़ने के लिए न कहे। लेकिन उसके विचार अभी भी भ्रमित थे। कुछ नाम थे जिन्हें मैं नहीं जानता था, ऐसे लोग जिनसे वह आज रात सलाह लेगा। भले ही वह घबराया हुआ था, लेकिन वह जानता था कि दूसरे बुजुर्ग क्या कहेंगे। एक पिशाच को आमने सामने देखकर वह बेचैन हो गया था, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला। जैसे ही वे उस जगह से आगे बढ़े जहां से मैं उन्हें सुन सकता था, मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई नया खतरा नहीं है। बिली नियमों का पालन करेगा। उसके पास क्या विकल्प था? अगर हमने संधि तोड़ी तो बूढ़े लोग वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने दांत खो दिए थे। अगर उन्होंने संधि तोड़ी, खैर, हम पहले से भी ज्यादा मजबूत थे। 5 की जगह 7। निश्चित रूप से इससे वे सावधान हो गए होंगे। हालांकि कार्लिसले हमें इस संधि को उस तरीके से लागू करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। बेला के घर वापस जाने के बजाय मैंने अस्पताल जाने का फैसला किया। आज रात मेरे पिता की देर रात की शिफ्ट थी। मैं आपातकालीन वार्ड में उनके विचारों को सुन सकता था। वह ओलंपिया से आए एक डिलीवरी ट्रक ड्राइवर की जांच कर रहे थे, जिसके हाथ में गहरा पंचर घाव था। मैं लॉबी में गया और डेस्क पर जेनी ऑस्टिन को पहचान लिया। वह अपनी किशोर बेटी के कॉल में व्यस्त थी और जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुश्किल से मेरा हाथ हिलाया। मैं बीच में बोलना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बस उस पर्दे के पास से चला गया जिसके पीछे कार्लिसल छिपा हुआ था और फिर उसके दफ्तर की तरफ बढ़ गया।
वो मेरे कदमों की आवाज़ पहचान लेता था बिना किसी दिल की धड़कन और फिर मेरी खुशबू के। वह जान जाएगा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ और यह कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है। कुछ ही देर बाद वह अपने कार्यालय में मेरे पास आ गया। एडवर्ड, सब ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें अभी बताना चाहता था कि बिली ब्लैक ने मुझे आज रात बेला के घर पर देखा था। उसने चाली से कुछ नहीं कहा, लेकिन कार्लिसले ने कहा, हम इतने लंबे समय से यहाँ हैं, अगर तनाव फिर से पैदा हुआ तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। शायद कुछ नहीं हुआ, वो बस एक ठंडे व्यक्ति से 2 गज की दूरी पर रहने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे लोग उसे समझाएंगे, आखिर वे इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कार्लिसले ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने रक्षक खो दिए हैं, लेकिन उन्हें हमसे कोई खतरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह धीरे से अपना सिर हिलाते हुए इस बात पर विचार करने लगा कि सबसे अच्छा उपाय क्या होगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ को नज़रअंदाज करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं पहले ही इसी निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। क्या तुम जल्दी ही घर आओगे? कार्लिसले ने अचानक पूछा। जैसे ही उसने अपना प्रश्न पूछा, मुझे शर्म महसूस हुई। क्या इसमें मुझसे बहुत परेशान है? तुमसे नाराज नहीं, तुम्हारे बारे में। हाँ, उसे चिंता होती है, उसे तुम्हारी याद आती है। मैंने आह भरी और सिर हिलाया। बेला कुछ घंटों के लिए अपने घर के अंदर सुरक्षित रहेगी। शायद मैं अब घर जाऊंगा। धन्यवाद बेटा। मैंने शाम अपनी माँ के साथ बिताई, उन्हें मेरे बारे में थोड़ा बहुत परेशान होने दिया। उन्होंने मुझे सूखे कपड़े पहनाए ताकि फर्श को सुरक्षित रखा जा सके, जिस पर उन्होंने किसी और चीज से ज्यादा समय बिताया था। दूसरे लोग बाहर निकल चुके थे और मैंने देखा कि ये उनका अनुरोध था। कार्लिसल ने पहले ही फोन कर दिया था। मुझे शांति पसंद आई। हम साथ में पियानो पर बैठे और मैंने बात करते हुए बजाया। आप कैसे हैं, एडवर्ड? उसका पहला सवाल था। यह कोई सामान्य सवाल नहीं था। वह मेरे उत्तर को लेकर चिंतित थी। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ, मैंने उससे ईमानदारी से कहा। यह ऊपर नीचे होता रहता है। वो कुछ देर तक नोट्स सुनती रही, कभी कभी किसी कुंजी को छूती जो धुन के साथ सामंजस्य बिठाती। वो तुम्हें पीड़ा पहुंचाती है। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं खुद ही अपने दर्द का कारण बनता हूँ। यह उसकी गलती नहीं है। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही है। और यह आपकी गलती नहीं है। मैं बिना किसी हास्य के मुस्कुराया। आपने कार्लिसले को दोषी ठहराया। नहीं, आप करते हैं। नहीं, फिर अपने आप को दोष क्यों दें? मेरे पास कोई तैयार जवाब नहीं था। सच में, मैं कार्लिसले के किए पर नाराज नहीं था, और फिर भी क्या किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था? क्या वह व्यक्ति मैं नहीं था? मुझे तुम्हें कष्ट में देखना बुरा लगता है। ये सब दुख नहीं है। अभी तक नहीं। ये लड़की, क्या वह तुम्हें खुश करती है? मैंने आह भरी। हाँ, जब मैं अपने रास्ते में नहीं आ रहा हूँ। वो आती है। वास्तव में, तो फिर कोई बात नहीं। वह राहत महसूस कर रही थी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ये है? वह चुप थी। उसके विचार मेरे उत्तरों का विश्लेषण कर रहे थे। एलिस के चेहरे की कल्पना कर रहे थे, उसके सपनों के बारे में सोच रहे थे। वह शर्त के बारे में जानती थी और यह भी कि मैं इसके बारे में जानता था। वह जैस्पर और रोज से नाराज थी। अगर वह मर जाती है तो इसका उसके लिए क्या मतलब होगा? मैं सिहर उठा और अपनी उंगलियां कुंजियों से हटा ली। मुझे खेद है, उसने तेजी से कहा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने अपना सिर हिलाया और वह चुप हो गई। मैं अपने हाथों को घूरता रहा, ठंडे और नुकीले, अमानवीय। मुझे नहीं पता कि कैसे, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं उससे आगे कैसे बढ़ूं? मैं कुछ भी नहीं देख सकता। उसके आगे कुछ भी नहीं। उसने अपनी बाहें मेरे कंधों पर रखीं और अपनी उंगलियों को आपस में कसकर बांध लिया। ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। काश मैं भी इतना आश्वस्त हो पाता। मैंने उसके हाथों को देखा, बिल्कुल मेरे जैसे, लेकिन नहीं। मैं उनसे उसी तरह नफरत नहीं कर सकता था। वे भी पत्थर के थे, लेकिन नहीं।
किसी राक्षस के हाथ नहीं। वे एक माँ के हाथ थे, दयालु और कोमल। मुझे यकीन है तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। तो आपने अपना पैसा एलिस और एम्मेट के पास रख दिया है, मैं समझता हूँ। उसने अपनी उंगलियां खोलकर मेरे कंधे पर हल्के से तमाचा मारा। यह कोई मजाक की बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जैस्पर और रोजली हार जाएंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा अगर एम्मेट इस बात को थोड़ा और बढ़ाए। मुझे संदेह है कि वह आपको निराश करेगा, और नहीं तुम मुझे निराश करोगे एडवर्ड। ओह मेरे बेटे, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब मुश्किल हिस्सा खत्म हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, तुम्हें पता है। मुझे लगता है कि मैं इस लड़की से प्यार कर लूंगा। मैंने उसकी ओर भौहें उठाकर देखा। आप इतने क्रूर तो नहीं होंगे कि उसे मुझसे दूर रखें, है न? अब तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल एलिस जैसी लगती है। मुझे नहीं पता कि तुम उससे किसी भी बात पर क्यों लड़ते हो। अपरिहार्य को स्वीकार करना आसान है। मैंने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर से खेलना शुरू कर दिया। तुम सही हो, मैंने एक पल के बाद कहा। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बेशक आप ऐसा नहीं करेंगे। उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेटी हुई थीं, और कुछ पलों के बाद मैंने अपना सिर उसके सिर के ऊपर रख दिया। उसने आह भरी और मुझे और कसकर गले लगा लिया। इससे मुझे कुछ हद तक बचपन जैसा महसूस हुआ। जैसा कि मैंने बेला से कहा था, मेरे पास बचपन की कोई यादें नहीं थीं, कुछ भी ठोस नहीं। लेकिन मेरे चारों ओर उसकी बाहों की अनुभूति में एक तरह की संवेदनात्मक स्मृति थी। मेरी पहली माँ ने भी मुझे पकड़ रखा होगा, इसने मुझे उसी तरह से सांत्वना दी होगी। जब गाना खत्म हुआ तो मैंने आह भरी और सीधा खड़ा हो गया। अब तुम उसके पास जाओगे? हाँ, वह हैरान होकर बोली, तुम सारी रात क्या करते हो? मैं मुस्कुराया। सोचो और जलाओ और सुनो। उसने मेरा गला छुआ और कहा, मुझे ये पसंद नहीं कि इससे तुम्हें दर्द हो। ये सबसे आसान हिस्सा है। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। और सबसे कठिन हिस्सा। मैंने 1 मिनट तक इस बारे में सोचा। ऐसे बहुत से उत्तर थे जो सत्य हो सकते थे, लेकिन एक उत्तर मुझे सबसे अधिक सत्य लगा। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ इंसान नहीं रह सकता। सबसे अच्छा संस्करण वह है जो असंभव है। उसकी भौहें तन गईं। सब ठीक हो जाएगा, एस्मे। मेरे लिए उससे झूठ बोलना बहुत आसान था। मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो इस घर में झूठ बोल सकता था। हाँ, ऐसा होगा। वो इससे बेहतर हाथों में नहीं हो सकती। मैं हंसा, फिर से बिना किसी हास्य के। लेकिन मैं अपनी माँ को सही साबित करने की कोशिश करूँगा।